हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा। तो आप आसानी तरीके से 92 को 4 मरतबे घटा सकते हैं और 115 को 5 मरतबे घटा सकते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब 4/5 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप सभी को बता दें कि मान लेते हैं कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, 3/5 भी एक परिमेय संख्या है। तो इन दोनों परिमेय संख्या के बीच में हम लोग अनंत यानी अनगिनत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा, उसका पहचानने का आसान तरीका ये है कि किसी भी हर के अभाज्य गुणनखंड में 2n इंटू 5m यदि होता होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा अशांत होता है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 88 में 11 88, यहाँ पे तो 11 आने वाला है, तो ये आपका अशांत हो जाएगा। 3×21 ये भी अशांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया 15/1600। तो हम क्या करेंगे कि 15/1600 का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो केवल हमारा 2 प्राप्त होगा, यानी 2 का घातांक केवल प्राप्त होगा, 2 या 5 के अलावा कोई अन्य संख्या प्राप्त नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पे देखिए c का मान क्या है, तो दोस्तों c के बदले में यहाँ पे a दिया गया है, तो हम यहाँ पे a लिखेंगे। उसके बाद में a का मान यहाँ पे d है तो d लिखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब a/d होगा और a/d ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा। दोस्तों, आसान सा ट्रिक जान लीजिए कि रूट में कोई भी संख्या दिया गया हो, जैसे मान लेते √3 हो, √2 हो, √5 हो, इस प्रकार के जितनी भी अभाज्य संख्याएं यानी अपरिमेय संख्याएं दी गई हो और आपसे पूछा जाए कि इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो जितना क्वेश्चन में दिया गया होगा क्वेश्चन वही आपका आंसर होगा। यानी √18 का परिमेयकरण गुणांक √18 ही होता है, √2 का √2 होगा, √3 का √3 ही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। आप सभी को बता दें कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा 1 से विभाजित होती है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है। इसलिए सबसे छोटी जो हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि a = bq + r जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक है तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि देखिए, भाज्य बराबर भाज्य गुने भाज्य प्लस शेषफल में r का जो मान होता है वो भाज्य के मान से छोटा होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चनों का पहचान करने के लिए 100% आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में 1-2 सवाल दिए जाएंगे। कैसे बनाइएगा, तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कोई ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो और वर्गमूल होता हो तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी और सी को देखेंगे तो सभी के सभी ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट में दी गई संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन डी को देखिएगा ना, तो ऑप्शन डी में दिया गया 6√5।
बाटा में दिया गया √5। इससे क्या होगा कि √5 से √5 कट जाएगा तो प्राप्त संख्या 6 होगा और 6 एक परिमेय संख्या होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कहता है कि द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 का शून्य के क्या हो जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, तो x² यहाँ पे हमें लाना है 12 को तोड़कर 35, तो 7 5 होते हैं 35 और 7 5 12 भी होते हैं, तो हम लिखेंगे 7x + 5x लिखेंगे, प्लस 35 को सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखिए दोनों में कमन हमारा x मिल रहा है तो x को कमन करेंगे तो ये x + 7 हो जाएगा। यहाँ से हम 5 को कमन करने वाले हैं तो x + 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि x + 5 को एक साथ लिखेंगे, ठीक है जी, और x + 7 दोनों में कमन है तो दोनों में से x + 7 कोई एक उभयनिष्ठ कमन ले लेंगे। अब देखिए x + 5 बराबर होते हैं 0 तो x बराबर -5 हो जाएगा। उसी प्रकार से x + 7 बराबर होती है 0 तो x बराबर ये -7 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों में x का मान कहीं पे -5 तो कहीं पे -7 आया है, यानी दोनों में माइनस आया है, दोनों ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, दोनों ऋणात्मक है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या का पहचान कैसे कीजिएगा, तो रूट के अंदर कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं होता है वह संख्या आपका अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो √11 121 दिया गया जिसका तो वर्गमूल 11 हो जाता है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन बी में 196 दिया गया है, इसका वर्गमूल 14 होता है। ऑप्शन डी में 289, इसका वर्गमूल 17 होता है। लेकिन ऑप्शन सी को देखेंगे तो आप पाएंगे दिया गया √27, इसका कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण ये संख्या आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि बहुपद 5y² -25 का शून्य क्या हो जाएगा। तो यदि हम लिखेंगे 5y² बराबर तो -25 यहाँ पे +25 जाएगा। यदि y बराबर हम लिखेंगे 25 तो 5 यहाँ पे जो गुना में देख पा रहे हैं ये भाग में हो जाएगा और ये 5 में तो कट जाएगा। y पर से यदि आप इस बार हटा देंगे तो प्लस माइनस में 5 पे रूट आ जाएगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब +√5 -√5 होगा। और इस प्रकार के ऑप्शन सी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। कहता है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। देखिए द्विघाती बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है x² माइनस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस x इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्वेश्चन में 3 है तो 3 लिखेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -40 है तो प्लस और माइनस मिलकर ये -40 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब x² - 3x - 40 होगा, जो कि यहाँ पे देखेंगे x² - 3x - 40 ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को कहता है युग्म समीकरण x + 2y = 4 2x + 4y = 8 का हल होगा। देखिए a1 का मान कुछ भी नहीं है तो हम 1 मानेंगे, a2 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, b1 का मान कुछ भी नहीं है तो 2 मानेंगे, और यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे। कटाने के बाद फिर से आपका 1/2 आएगा। c1 का मान देख लीजिए 4 है, c2 का मान 8 है, ये कटने के बाद 1/2 आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बराबर आ रहा है। जब भी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के यदि बराबर आता है तो दिए गए समीकरण का अनगिनत यानी अनंत हल होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। कहता है यदि बहुपद x² + ax - b के शून्य एक दूसरे के व्यतिक्रम है तो b का मान क्या हो जाएगा। इसका जो शून्यक है एक दूसरे के व्यतिक्रम हो जाएगा ना, तो b का मान -1 हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। कहता है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। आप सभी को बता दें कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, और समकोण कितना डिग्री का होता है तो आप सभी को मालूम होगा कि 90 डिग्री का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी 90 डिग्री। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल्य नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 16 का बिल्कुल सही जवाब होगा ना जी, ऑप्शन डी हो जाएगा, b² - 4ac < 0। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देखने जा रहे हैं। कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण
2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल हैं, तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए अल्फ़ा बीटा का लघुत्तम लेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। आप सभी को बता दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला जो होता है वो -b/a होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a होता है। अब a से a कट जाएगा तो प्राप्त होगा -b/c। अब देखिए -b/c, तो b का मान यहाँ पे ऑलरेडी -1 है तो माइनस माइनस मिलकर +1 हो जाएगा। c का -6 है तो -6 लिखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब -1/6 होगा। -1/6 ऑप्शन डी में है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का VVI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।